जो इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उनसे पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद बाहर का जो भी कार्यक्रम है हम लोग बाहर का कार्यक्रम करेंगे। तो पहले हम ट्रेलर लॉन्च करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आइडिया तो आ गया है कि फिल्म जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्लास्ट या सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट पर है। और ये जो फिल्म है ये बेसिकली 2008 में इस फिल्म के थॉट का जन्म हुआ था मेरे दिमाग में। जब मैं 2008 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद में, एंड आई वाज मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और उसके बाद मुझे पोस्ट ब्लास्ट मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन किया, तकरीबन 4-5 दिन तक डॉक्यूमेंटेशन किया। और उसमें मैंने काफ़ी विक्टिम्स से मिला उनमें, जिसमें एक लड़का था, एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था मोहम्मद इस्माइल। और वो जो बच्चा था वो पाउच बेचता था पानी के। अहमदाबाद में पानी के पाउच मिलते हैं गर्मी के सीज़न में। तो किसी एक ब्लास्ट में वो इंजर्ड हुआ था और आईसीयू में वो एडमिट था। तो मैं उनकी फादर का इंटरव्यू कर रहा था और वहीं पर उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि क्या टेररिज्म किसी रिलीजन से, यानी एक स्पेसिफिक रिलीजन जो हमारे दिमाग में परसेप्शन बनाया जाता है, इज इट ट्रू और व्हाट? इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की दिमाग में एक तमन्ना हुई और काफ़ी रिसर्च किया इस पर। 3-4 साल तक इस फिल्म पे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे कि वायलेंस और इकोनॉमी के बीच में क्या संबंध है, वायलेंस और उसके बहुत सारे आयाम हैं जो मैं यहाँ पर फिल्म के बाद आप लोगों को पता चलेगा, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उसके काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव जो वो उसके बारे में रिसर्च किया। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल भी पढ़े, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स पढ़े जिसमें वायलेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में और इकोनॉमी के बारे में, वायलेंस और इकोनॉमी का जो रिलेशन उसके बारे में काफ़ी डिटेल थी। और ये दिमाग में चलता रहा था। तो फाइनली मतलब बहुत थॉट प्रोसेस के बाद एक लीनियर स्टोरी लाइन मेरे दिमाग में आई। और फिर उसके बाद किसी एक राइटर के साथ बातचीत किया और उसने काफ़ी अच्छी तरह से इस कहानी को जन्म दिया। तो बेसिकली ये फिल्म जो है, ये फिल्म वैसे इंस्पायर्ड है 2008 की सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, उससे बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने वहाँ से पिकअप किए हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ और अहमदाबाद में जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद ये पहली हिंदी फिल्म है जो अहमदाबाद बेस्ड किसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है। और गुजराती फिल्में बनती है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पर बनती है, लेकिन सीरियस सिनेमा का जो है वो थोड़ा लैकिंग है। तो मुझे जब मैं ये फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी एक दोस्त है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर है वो किसी एक न्यूज़पेपर की। मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी और मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है ये? तो उनका एक ईमेल आया और ईमेल में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि दिस इज अ राइट फिल्म इन अ रॉन्ग टाइम, सो डोंट मेक इट। तो मैंने उनके सामने से रिस्पॉन्ड किया कि एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन ओनली दैट दिस इज अ राइट फिल्म इन अ रॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस फिल्म। और इस तरह से इस फिल्म का 2 साल लगा इस फिल्म को बनाने में हम लोगों को। और ऑफ कोर्स जैसे हर फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी कास्टिंग होती है। बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स मुझे इस पूरी जर्नी में मिले। मैं उन सब अमेजिंग एक्टर्स को जो है, मेरी जो टीम है, उनको मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा। जिशान प्लीज़, यू आर वेलकम। अंजलि, सुब्रत, आलोक, मनोज भाई प्लीज़ इफ इट इज, या अच्छा यू हैव, हाँ, सीमा जी इज ऑन द वे। आलोक, हाँ, हमारी फिल्म के जिसने गाने गाए हैं अमन त्रिखा भी यहाँ पर है। प्लीज़ अमन, जो काफ़ी मेन स्ट्रीम फिल्मों के भी उन्होंने गीत गाए हैं। मैं मेरे प्रोड्यूसर्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा। वीरेन, बंकिम, प्लीज़ कम। जो उन परसेप्शन को ब्रेक करे, ये फिल्म जो है वो उस परसेप्शन को ब्रेक करेगी ऐसा मैं मानता हूँ। सर सबसे पहले तो बोल दूं कि आप बोलते बड़ा अच्छा है, अच्छे वक्ता हैं आप, सुन के अच्छा लगा।
सवाल ये है कि फिल्म बना करके रिलीज कर देना, ये प्रोसेस अब कितना मुश्किल लगता है आपको, खासतौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है। इससे पहले तो मैंने तकरीबन 84 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है अलग अलग सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इस तरह से नहीं बना पाया। तो फिल्म बनाना और फिल्म को रिलीज़ करना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है, ये अलग ही दुनिया। फिल्म बनाना एक अलग दुनिया है, उसको रिलीज़ करना। मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुए बॉम्बे में यहाँ पर आते, क्योंकि अहमदाबाद में रहते हुए खैर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकते, इतनी डेवलप इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं है, अभी हो रही है धीरे धीरे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पर आकर के जब आप एक फिल्म बनाते हैं, आप किसी के सामने दिखाते हैं, किसी को वो क्रिटिकली उसको व्यू भी करता है, फिर जब आप बात जैसे रिलीज पार्टनर के लिए हमारी काफ़ी मैंने मशक्क़त की यहाँ पर, लेकिन जो लोगों के जो व्यू होते हैं फिल्म के बारे में और मार्केट के बारे में, वो मेरे लिए बहुत लर्निंग था। खैर वो एक ट्रेंड है, वो चलता रहता है, बरसों से चलता रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिल्म मेकिंग एक अलग दुनिया है, और फिल्म को रिलीज़ करना है ना, वो मेकिंग से भी बहुत बड़ी पेनफुल बात होती है। तो मेरे एक दोस्त है शैलेंद्र, जो यहाँ पर आए हुए दिव्य भास्कर से, उसने कहा कि दक्षिण हिंदुस्तान में जिन्होंने फिल्म बनाई और रिलीज़ की है, मतलब हिंदी फिल्म वर्ल्ड में, उनका अगर काउंट किया जाए ना तो 1000 से ज़्यादा लोग ही है। तो बोले दिस इज अ बिग थिंग। तो आई थिंक दिस अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड स्ट्रगल है। जिशान, पहले तो जो नाना प्रकार के आप किरदार निभाते हैं उसके लिए बधाई कि हर तरफ आपको सराहा जाता है। इस फिल्म से कैसे जुड़ना हुआ और किस तरीके से आपने हाँ कहा कि मुझे ये किरदार निभाना है? हाँ, मतलब काफ़ी लंबा वो था। पहले तो शुक्रिया अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो। और मैं और दक्षिण भैया एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं। आलोक जो हैं वो NSD के मेरे सीनियर हैं, तो तब से हमारा एक ताल्लुक़ बना था। कुछ नाटक के दौरान मेरा अहमदाबाद जाना भी हुआ, हम लोग मुलाकात होती थी और बातचीत होती थी समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर तरह की चीज़ जो होती है आसपास। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों सेम तरह की सोच रखते हैं, सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और कुछ कहना चाह भी रहे हैं। और आई थिंक करने में हाँ बोलने का सबसे पहला रीज़न ये है कि ये मेरे पास भी जब आए थे तो यही बात लेके आए थे कि एक राइट फिल्म एट द रॉन्ग टाइम। तो ये सुनने के बाद मुझे हुआ कि हाँ, इस टाइम पे ज़रूरी है कि ये बात बोलने के लिए हमें जो है किसी को आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग जनरली पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं कि नहीं यार इसमें तो कुछ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, रहने दो। तो आई थिंक वही एक मेजर बात थी। और ये आए, इन्होंने आके मुझसे, हम लोग घर पे बैठे थे आराम से चाय वाय पी रहे थे, और तब एक्चुअली एक आइडिया था। तब इन्होंने बताया कि अरे एक ऐसा आइडिया आया है, सोच रहे हैं इसमें एक फिल्म बनाते हैं। तो मुझे मज़ा आया, मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है, और बताइए कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने कहा तुम इंटरेस्टेड रहोगे? मैंने कहा बिल्कुल रहूँगा। तो आलोक के थ्रू भी कॉन्टैक्ट हुआ था और दक्षिण भैया को जानते थे। फिर स्क्रिप्ट लिखी करण ने और दक्षिण ने और काफ़ी लोगों ने मिल के। तो फिर फाइनली जब स्क्रिप्ट आई तो उसमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें समझ में आया कि दिस इज़ द राइट स्क्रिप्ट टू गेट ऑन विद। तो हम लोग आगे बढ़ गए और हाँ हो गया। अमन, गीत किस तरीके के हैं, कौन मतलब किस तरीके का एल्बम होने वाला है? मैंने जो गाना गाया है वो पीयूष मिश्रा साहब ने लिखा है और पंकज अवस्थी जी जो हैं उन्होंने कंपोज किया है। तो ये बहुत ही हार्ड हिटिंग और जो लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी इस हादसे के बाद, कि कैसे आप ह्यूमैनिटी को, मानवता को देख रहे हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि याद है कि भूलते या कि सब बर्बाद है। एक फरिश्ता कह गया क्या तुम्हें कुछ याद है, बोलते हो तुम वानर की सेना हो, क्या तुम रावण हो, क्या तुम राम हो। तो एक इंसान का वजूद का जो क्वेश्चन मार्क है कि लोग अगर रहते हैं एक साथ समाज में तो पीसफुली क्यों नहीं रह सकते। ये लड़ाई झगड़े, ये जो दंगे फसाद होते हैं, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसका कारण क्या है। तो ये मूल रूप से इंसानियत का अस्तित्व पूछने वाली बात है। और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी थी जब दक्षिण साहब ने पंकज अवस्थी जी के साथ मिलकर मुझे इस गाने के लिए चुना, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप का गाना है जितने मैंने कभी गाने गाए बहुत। और मेरा काफ़ी टाइम से रुझान था कि ऐसे गाने मुझे गाने को मिले। तो बहुत खुशनसीबी है मुझे कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा। थैंक यू। दक्षिण जी, लगता है कोई कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, क्योंकि क्या पता असल जिंदगी से लोग भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेंसर जो है उसने ऑलरेडी मेरे फिल्म रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, क्योंकि कुछ जो डायलॉग है वो डायलॉग्स एंड मैं अगर आपको कहूँगा तो यू विल गेट सरप्राइज कि यार ये डायलॉग फिल्म में से डिलीट करने पड़े, एडिट करने पड़े। नहीं, हम सरप्राइज नहीं, हम अच्छा, कई सालों से तो जैसे फिल्म में एक डायलॉग है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है,
अब इस डायलॉग में क्या गलत है? ये सच्ची हकीकत है कि यूपी के अगर ज़्यादा एमपीज नहीं होगे तो आप नहीं बना सकते सरकार, ये सबको पता है। ये डायलॉग डिलीट किया गया। एक मन की बात कहूँ, ये डायलॉग था तो सबको लग रहा था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को, मोदी साहब को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अगर वो कर भी रहा हो तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, इस देश के नागरिक के तौर पे मुझे दिया हुआ है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरे संविधान ने दिया है। लेकिन उसको बहुत अलग तरीके से लिया है। वो जिस तरह से वो ले रहे थे, कॉन्टेक्स्ट में फिल्म को देखना चाहिए उस तरह से। एज पर एज लॉ 1952 सिनेमाटोग्राफी एक्ट, किसी भी फिल्म को कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, बिट एंड पीस में नहीं देखना चाहिए। पर शायद इनको आदत पड़ गई है बिट एंड पीस में देखने की, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। 6 महीना लेट हो गई फिल्म। ये फिल्म 2016 के एंड में खत्म हो गई थी, इन्होंने 6-7 महीने लगाए मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए। तो फाइनली मैंने FCA पे गया, मैं एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर गया, वहाँ पर दिखाया। वहाँ भी एक बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पर भी 3-4 डायलॉग उन्होंने कटवाया, क्योंकि उनको बहुत टेंशन होता था कि यार ये क्या होगा क्या ना होगा। और एक मिनट्स बनाई, बहुत ही अलग तरीके से इस फिल्म को ट्रीट किया गया है। मैं नटशेल में अगर कहना चाहूँगा तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इस फिल्म के साथ में। जिस तरह से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में किसी फिल्म को देखना चाहिए उस तरह से देखा नहीं, और मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा उन्होंने ये क्यों किया है। तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डायलॉग थे जो उन्होंने कटवाए, बट अच्छी बात है कि नैरेटिव जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, वो नैरेटिव को डिस्टर्ब उन्होंने नहीं किया।